हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बाय डीड्रिक स्टापल। ये किताब सोचने की प्रक्रिया को साफ सुथरा, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने के तरीके पर केंद्रित है। देखिए, सबसे पहले लेखक ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग हर दिन कितनी बार अपने दिमाग को झूठ बोलने देते हैं, बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और खुद को भ्रम में डाल लेते हैं। यार, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम सबसे पहले जो जवाब देते हैं, अक्सर वह असलियत से बहुत दूर होता है। यही बात स्टापल बोल रहा है। उन्होंने लिखा है, थिंकिंग क्लियरली इज नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली, इट इज़ अ स्किल यू मस्ट प्रैक्टिस। यानी साफ सुथरी सोच कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, यह एक अभ्यास और नियमित प्रयास से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सच में बेहतर सोचना चाहते हैं तो हमें रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभ्यास कैसे हों। लेखक ने इसे 3 मुख्य स्तंभों में बांटा है। पहला, अपने दिमाग में मौजूद पूर्वाग्रहों और झूठी धारणाओं को पहचानना। दूसरा, तथ्यों और आंकड़ों को भावनाओं से अलग करके देखना। और तीसरा, लगातार सवाल पूछना और स्वयं को चुनौती देना। यार, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लो कि रोहन नाम का एक युवा आदमी रोज ऑफिस में प्रेजेंटेशन देता है और बार बार महसूस करता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। सामान्य सोच ये कहेगी, ओह, मैं ही बोरिंग हूं। लेकिन स्टापल कहते हैं कि इससे पहले कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचें, आपको अपने सोचने के तरीके को जांचना होगा। क्या यह सच है कि लोग बोर हो रहे हैं, या आप खुद का डर और असुरक्षा अपनी नजरों से सही महसूस करा रहे हैं? इसीलिए वह कहते हैं कि रोजाना कम से कम एक बार अपनी सोच को रोकें और पूछें, क्या यह धारणा मेरे अनुभव या तथ्यों पर आधारित है, या यह मेरे दिमाग का कोई फालतू अनुमान है? इसे करने के लिए आप एक नोटबुक रख सकते हैं और दिन भर में जो भी निर्णय या महसूस हुआ उसे लिखें और बाद में देखें कि कौन सा सच में तर्कसंगत था और कौन सा बस आदत या डर की वजह से आया। शुरू में थोड़ी झोल लगेगी, क्योंकि आप अपनी आदतों और सोच के पैटर्न को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यार, जब आप इसे नियमित करेंगे तो हर छोटी जीत आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप खुद के सबसे बड़े आलोचक बन सकते हैं। लेखक ने यह भी जोर दिया है कि हम अक्सर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो कि आप किसी निर्णय में जल्दबाजी कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। स्टापल कहते हैं, मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर अपॉर्चुनिटीज टू शार्पन योर थिंकिंग। यानी गलतियां असफलता नहीं हैं, बल्कि आपके सोचने की क्षमता को सुधारने का मौका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, चाहे वह काम का हो या निजी, थोड़ी रुकावट और विश्लेषण आपके निर्णय को काफी साफ बना सकती है। अच्छा, एक और बात, लेखक बताते हैं कि हमारी सोच अक्सर सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनाओं और सामाजिक दबाव से प्रभावित होती है। मान लो कि आप दोस्तों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी राय उनके साथ मेल नहीं खाती। साधारण इंसान अपने डर या शर्म के कारण झुक जाता है, लेकिन स्टापल कहता है कि सच और स्पष्ट सोच के लिए आपको अपने दिमाग से सर्वाइविंग द सोशल प्रेशर को अलग करना होगा। इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई राय आपको अंदर से असहज करे, तुरंत सोचें, क्या यह मेरी सोच है या मैं बस दबाव में हूं? इसे लिखें, दोहराएं और धीरे धीरे आपका दिमाग स्वतः यह पहचानने लगेगा कि कौन सी सोच खुद की है और कौन सी बाहरी दबाव की। अब आपको यार थोड़ी कहानी से समझाता हूं। सोचा कि अजय, एक सामान्य कर्मचारी, अक्सर अपने बॉस के कहे हर शब्द को सच मान लेता था। लेकिन एक दिन उसने स्टापल की तकनीक अपनाई। सबसे पहले उसने अपने फैसलों को नोट किया, फिर देखा कि कितनी बार उसने खुद का अनुमान सच मान लिया और कितनी बार तथ्यों पर भरोसा किया। पहली हफ्ते में ही उसने महसूस किया कि लगभग 40-65 फैसले सिर्फ उसके डर और आदत की वजह से थे। थोड़ा झटका लगा, समझे? लेकिन फिर उसने धीरे धीरे इन पैटर्न्स को बदलना शुरू किया। छोटे छोटे सवाल, थोड़ी देर रुककर सोचना और हर निर्णय के पीछे तर्क और डेटा जांचना। महीने भर में उसने देखा कि उसके फैसले पहले से ज्यादा सटीक और स्थिर हो गए। और हाँ, स्टापल कहते हैं कि यह प्रक्रिया अकेले नहीं करनी है। अगर आप किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर के साथ यह अभ्यास करेंगे तो और तेजी से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरों की राय आपके दृष्टिकोण को चुनौती देती है और यही चीज दिमाग को साफ सोचने में मदद करती है। मतलब, अकेले बैठकर सोचो, लिखो
और फिर किसी से बात करो। यही पूरा चक्र है। तो कुल मिलाकर पहले अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सोचने की क्षमता कोई स्वाभाविक गुण नहीं है। इसे अभ्यास, छोटे कदम और लगातार सवाल पूछने से विकसित किया जा सकता है। गलतियों से डरे नहीं, भावनाओं और सामाजिक दबाव से प्रभावित होने से बचें और हर निर्णय के पीछे तथ्यों और तर्क को खोजना सीखें। यार, ये आसान नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे साफ और सटीक होने लगा है। बस अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत जटिल लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही आप पहला नोटबुक भरेंगे और सिर्फ 1 हफ्ते तक अपने फैसलों और सोच पर ध्यान देंगे, आप फर्क देखेंगे। ये पहला कदम है और यही आधार है कि आगे की किताब में स्टपल कैसे हमें और भी साफ सुथरी सोच के तरीके सिखाता है। देखिए, जैसे ही आप बातें को अपनाने लगते हैं, आपको लगेगा कि दिमाग में हलचल शुरू हो गई है। यार, यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ब्रेक और एक्सीलेटर को अलग अलग समझने लगे। पहले थोड़ी डर लगेगी, थोड़ी गड़बड़ भी होगी, समझे? स्टेपल यहाँ बताना चाहते हैं कि साफ सोच केवल ये नहीं है कि आप तथ्यों को देखें, बल्कि यह भी है कि आप उन्हें सही क्रम में और सही तरीके से जोड़ें। अब आप सोच रहे होंगे, सही क्रम? हाँ, देखिए, अक्सर हम लोग किसी समस्या को लेकर सोचते हैं और हमारे दिमाग में सारी जानकारी बिखरी होती है। जैसे अजय का उदाहरण लें। अजय को ऑफिस में प्रोजेक्ट डेडलाइन जल्दी से जल्दी फाइनल करना था। वह हर छोटी छोटी ईमेल और मीटिंग को याद कर रहा था, लेकिन असल मुद्दा यह था कि वह खुद के काम की प्राथमिकता नहीं तय कर पा रहा था। स्टापल कहते हैं, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स बिफोर यू एक्ट और यू आर एक्टिंग ब्लाइंड। यानी कदम उठाने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करो, वरना आप अंधाधुंध काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले अपने दिमाग में जो भी जानकारी है उसे लिखो, रैंक करो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। और हाँ, यहाँ भावनाओं का खेल शुरू हो जाता है। मान लो कि अजय को डर था कि अगर उसने प्रोजेक्ट में गलती की तो बॉस नाराज होगा। इस डर ने उसके दिमाग को इतना घेरा कि वह छोटे मोटे फैसले भी सही से नहीं ले पा रहा था। स्टापेल कहते हैं कि जब आप किसी फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानो और अलग करो। यार, ये ऐसा है जैसे आपने पानी में कीचड़ डाल दिया हो। अगर पहले कीचड़ को बाहर नहीं निकालोगे तो पानी साफ नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है? रोज सुबह 5 मिनट बैठकर अपने दिमाग में चल रही सारी चिंताओं और विचारों को लिखो। फिर उन्हें प्राथमिकता दो। कौन सा विचार महत्वपूर्ण है, कौन सा सिर्फ शोर है। स्टैपल इसे मेंटल डिक्लटरिंग कहते हैं। और विश्वास मानो, शुरू में यह थोड़ा झटका देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत कुछ भूल चुके हैं। लेकिन यही प्रक्रिया आपके दिमाग को धीरे धीरे क्लियर करेगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगी। एक और चीज जो लेखक जोर देते हैं वह है लगातार सवाल करना। मतलब हर विचार को तुरंत सच मानना बंद करो। अजय ने यह देखा कि उसने कई बार सोचा कि मेरी टीम प्रोजेक्ट में मदद नहीं करेगी, और उसने इसे सच मान लिया। स्टापल कहते हैं, चैलेंज योर असम्पशंस कॉन्स्टेंटली, यानी अपनी हर धारणा को बार बार चुनौती दो। आप पूछ सकते हैं, क्या यह सच में ऐसा है? मेरे पास इसका कोई सबूत है या बस मेरी कल्पना है? यह अभ्यास करना थोड़ा थकाने वाला हो सकता है, लेकिन यार, जब आप इसे हर दिन करेंगे तो आपकी सोच और भी तेज और सटीक हो जाएगी। और यहाँ छोटी छोटी जीतें आती हैं। जैसे अजय ने पहली बार अपने प्रोजेक्ट की पूरी सूची लिखी और प्राथमिकता दी। पहली बार उसने महसूस किया कि काम इतना बड़ा नहीं है जितना उसने सोचा था। यह छोटा सा अनुभव उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। स्टापेल यही कहते हैं, छोटी जीतों को नोट करो, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करती हैं और आपके दिमाग को साफ रखने का अभ्यास मज़ेदार बनाती है। अब बात करते हैं सामान्य गलतियों की। सबसे बड़ी गलती होती है, मैं सोचता हूँ, मतलब सच है। यार, यह सबसे आम ट्रैप है। हमारी आदत होती है अपने दिमाग के पहले उत्तर पर भरोसा करना। स्टपेल इसे ऑटोमेटिक थिंकिंग ट्रैप कहते हैं। इसका उपाय यह है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले कम से कम 2 मिनट रुकें, सोचें और अपने आप से पूछें, क्या यह विचार पूरी तरह से तर्कसंगत है? और अगर संभव हो, किसी भरोसेमंद दोस्त से भी चेक कर लें। और हाँ,
लेखक कहते हैं कि डेटा का इस्तेमाल करना सीखो। भावनाओं पर भरोसा मत करो, अनुमान मत लगाओ, सबूत देखो। जैसे अजय ने टीम के पिछले प्रोजेक्ट्स के आंकड़े देखे और जाना कि वास्तव में टीम हमेशा मदद करती रही है। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पुरानी धारणा गलत थी। स्टापल इसे कहते हैं एविडेंस बीट्स इंट्यूशन, यानी तर्कसंगत सबूत आपकी कल्पना या डर से हमेशा बेहतर है। तो कुल मिलाकर इस दूसरे भाग में यह सिखाया गया कि साफ सोच केवल तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना, भावनाओं से अलग करना, लगातार सवाल करना और छोटे छोटे अनुभवों से सीखना है। यह प्रक्रिया थोड़ी झोल भरी और शुरुआती तौर पर डरावनी हो सकती है, लेकिन यार, जब आप इसे रोजाना करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे ऐसा साफ और मजबूत होगा कि कोई भी मुश्किल निर्णय लेने में आपको डर नहीं लगेगा। अजय के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि मानसिक शांति और स्पष्ट सोच पाने के लिए सिर्फ सोचने की आदत बदलना ही काफी नहीं है। व्यवस्थित अभ्यास, सवाल पूछना और अपने फैसलों का विश्लेषण करना जरूरी है। और अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यह किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जीवन में लागू करने की राह भी दिखाती है। स्टापल की बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम यह समझाते हैं कि सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना है कि हम उन तथ्यों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी वही डेटा, वही जानकारी, लेकिन दो लोग उसे पूरी तरह अलग तरह से देख सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन परिणाम कुछ और ही होता है। स्टापल इसे कहते हैं डेटा डज नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी आंकड़े खुद नहीं बोलते, हम ही उन्हें अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों के अनुसार समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब आंकड़े भी झूठ बोल सकते हैं? ठीक है, झूठ नहीं, पर गुमराह कर सकते हैं अगर आप उन्हें सही नजरिए से नहीं देख रहे। एक छोटा उदाहरण ले लीजिए। मान लो राधा, एक मार्केटिंग मैनेजर, ने देखा कि सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट पर लाइक्स कम हैं। उसने तुरंत सोचा कि लोग हमारी सामग्री पसंद नहीं कर रहे। लेकिन स्टापल कहते हैं कि डेटा का सही विश्लेषण जरूरी है। राधा ने बाद में देखा कि पोस्ट का समय गलत था या कि प्लेटफॉर्म पर तकनीकी दिक्कत थी। यानी तथ्य तो थे, पर सही संदर्भ में नहीं देखे गए। स्टापल हमें सिखाते हैं कि साफ सुथरी सोच में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है संदर्भ और पैटर्न को पहचानना। ये केवल यह नहीं कि आप कितनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप उस जानकारी में छिपे ट्रेंड्स, पैटर्न और संभावनाओं को कैसे पहचान रहे हैं। और यार, ये आसान नहीं है। शुरू में आपको लगेगा कि दिमाग में सब उछल कूद कर रहा है, लेकिन अभ्यास से, जैसे रोजाना 5 मिनट सिर्फ आंकड़ों और घटनाओं को सोचकर उन्हें सही संदर्भ में रखना, यह धीरे धीरे आसान हो जाएगा। एक बात स्टापल जोर देते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्वाग्रह हमेशा हमारे सामने बाधा बनते हैं। यार, यह वह जगह है जहां लोग फंस जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप तर्कसंगत हैं, लेकिन आपका दिमाग आपकी आदतों और पुराने अनुभवों के हिसाब से पैटर्न बना देता है। स्टापल इसे कहते हैं Our mind loves stories more than facts। मतलब हमारा दिमाग तथ्यों से ज्यादा कहानी बनाने में विश्वास करता है, और यही कारण है कि हम डेटा को देखकर भी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब अभ्यास की बात करें। रोजाना कम से कम एक बार अपने किसी निर्णय या अनुभव पर सोचें और नोट करें कि आपने उस समय कौन से पैटर्न और कहानी बनाई। फिर सोचें, क्या यह सच में तथ्यों पर आधारित थी या बस आपने अपनी कहानी गढ़ ली। जैसे राधा ने अपने सोशल मीडिया डेटा के पीछे के पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स और समय की तुलना की। पहले उसे लगा कि सब गलत है, पर जब उसने डेटा को संदर्भ में देखा तो वास्तविकता उसके सोच से बिल्कुल अलग निकली। स्टापल यह भी कहते हैं कि हम अक्सर सिंगल विजन में सोचते हैं, यानी एक ही नजरिए से देखते हैं और दूसरे संभावित दृष्टिकोणों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यह यार सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर आप सच में सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुनौती देनी होगी। आप कह सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है इसे देखने का? और इसे लिखना न भूलें। लेखन के दौरान आपको खुद की सोच पर नए इंसाइट्स मिलेंगे। एक और चीज जो बहुत काम की है वह है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। स्टेपल कहते हैं कि हर निर्णय के साथ छोटे छोटे परीक्षण करें। जैसे अजय अपने प्रोजेक्ट में नए तरीके से टीम की मदद मांगना चाहता था,
उसने पहले सिर्फ एक छोटे हिस्से के लिए प्रयोग किया। इससे उसे जल्दी पता चल गया कि कौन सा तरीका बेहतर है और कौन सा नहीं। यार, यही असली सीख है। साफ सोच सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होती, इसे अभ्यास और अनुभव से महसूस करना पड़ता है। और हाँ, लेखक कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना सबसे बड़ा गुण है। जब भी आप किसी पैटर्न या डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे फटकारने की बजाय सीखने का मौका समझो। स्टैपल लिखते हैं, एडमिटिंग यू वर रॉन्ग इज द फास्टेस्ट पाथ टू थिंकिंग स्ट्रेट। यानी गलत मान लेना ही साफ सोच की सबसे तेज राह है। पहली बार इसे पढ़ते समय आपको झटका लग सकता है, लेकिन यार, जितनी जल्दी आप स्वीकारेंगे उतनी जल्दी आपकी सोच और मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर इस तीसरे भाग में हम समझते हैं कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। हमें उसे सही संदर्भ में देखना, पैटर्न और संभावनाओं को पहचानना, अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और छोटे छोटे अनुभवों से सीखना जरूरी है। और ये सब करना यार धीरे धीरे आता है। शुरू में थोड़ी झोल लगेगी, थोड़ी उलझन होगी, पर लगातार अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से आपका दिमाग साफ, तेज और अधिक सटीक बन जाएगा। अजय और राधा के उदाहरणों से यह साफ हो गया कि साफ सोच कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक लगातार अभ्यास, अनुभव और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया। और जैसे जैसे आप इसे जीवन में लागू करेंगे, हर निर्णय आसान और सटीक लगता जाएगा। और यही स्टैपल की असली सीख है। अब स्टैपल बात करते हैं निर्णय लेने की जटिलताओं और उनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक खेल की। देखिए, हम रोजाना इतने फैसले लेते हैं कि अक्सर हमारा दिमाग थक जाता है और शॉर्टकट्स यानी मानसिक शॉर्टकट्स का सहारा लेने लगता है। लेखक इसे कॉग्निटिव शॉर्टकट्स कहते हैं। यानी आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, पर असल में आपका दिमाग आसान रास्ता चुन रहा है। और यही गलती अक्सर आपको गलत निर्णय की तरफ ले जाती है। आप सोच रहे होंगे, मगर शॉर्टकट तो समय बचाता है यार। हाँ, सही है, पर स्टैपल कहते हैं कि जब यह आदत बन जाए तो आप रोजमर्रा की चीजों में भी गलत निष्कर्ष निकालने लगते हैं। मान लो कि अजय ने देखा कि टीम का कोई सदस्य देर से आया। उसका पहला ख्याल यह हो सकता है कि वो आलसी है, लेकिन सही सोच ये होगी, पहले तथ्यों को जानो, उसके नजरिए को समझो। शॉर्टकट सोच तुरंत जजमेंट बना देती है और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब अभ्यास की बात करें। स्टैपल सुझाते हैं कि हर दिन किसी छोटे फैसले को चुनें और उसे पूरी तरह से एनालाइज करें। यानी सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, बल्कि यह देखें कि आप क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं, आपके सोचने के पीछे कौन से सबकॉन्शियस बायसेस हैं। और यार, शुरू में यह बहुत अजीब लगेगा। खुद से सवाल करना, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं, कभी कभी डराता भी है, लेकिन यही चीज आपके दिमाग को मजबूत करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपने अनुभव को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। यानी मान लो कि राधा ने पिछली बार मार्केटिंग कैंपेन में सफलता पाई, तो अगली बार वह सोच सकती है कि उसका तरीका हमेशा सही रहेगा। स्टैपल कहते हैं, पास्ट सक्सेस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर क्लैरिटी। यानी सिर्फ पिछली सफलता पर भरोसा मत करो। हर परिस्थिति अलग होती है और साफ सोच के लिए आपको हर बार कॉन्टेक्स्ट और तथ्यों को नए सिरे से देखना होगा। अब छोटे छोटे स्टेप्स। रोजाना अपने फैसलों और अनुभवों को 2 हिस्सों में नोट करें। पहला, क्या निर्णय आपने लिया, दूसरा, क्यों लिया। फिर देखें कि क्या यह तर्क संगत था या सिर्फ आपकी आदत पहले के अनुभव पर आधारित था। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस शॉर्टकट्स को पहचानने में मदद करेगी। और यार, जितना आप इसे करेंगे, उतनी जल्दी आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और सही निर्णय लेने लगेगा। स्टैपल यह भी बताते हैं कि हमारी सोच पर सामाजिक दबाव भी बहुत असर डालता है। यानी अगर 4 लोग कह रहे हैं कि कुछ सही है, तो हम तुरंत मान लेते हैं, चाहे हमारे पास कोई खुद की सोच के लिए सबूत हो। और यह यार सबसे खतरनाक ट्रैप है। लेखक सुझाव देते हैं कि अपनी सोच को हमेशा चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरा विचार है या सिर्फ मैं दबाव में हूं। और अगर संभव हो, किसी न्यूट्रल व्यक्ति से इसे डिस्कस करो। इससे आपको खुद की क्लैरिटी और बढ़ती है। एक कहानी जैसे अजय की, उसके बॉस ने एक प्रोजेक्ट की रणनीति पर दबाव बनाया। अजय ने महसूस किया कि वह इंस्टिंक्टिवली बॉस के विचार को मान रहा है। उसने स्टैपल की तकनीक अपनाई। सबसे पहले फैक्ट्स देखे, टीम से फीडबैक लिया
और खुद से सवाल किया। नतीजा, उसका निर्णय पहले से ज्यादा संतुलित और तर्कसंगत था। यार, यही स्मॉल विंस का जादू है। और हाँ, लेखक एम्फसाइज करते हैं कि क्लीन थिंकिंग एक दिन में नहीं आती। यह निरंतर अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक पिल नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप रोजाना छोटे निर्णयों पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग उन ट्रैप्स और शॉर्टकट्स को पहचानने लगेगा। हमने देखा कि साफ सोच का मतलब सिर्फ डेटा पढ़ना नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस शॉर्टकट्स, पूर्वाग्रह, पिछली सफलता के भरोसे और सामाजिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना है। छोटे एक्सपेरिमेंट्स, लगातार सवाल और वास्तविक अनुभव के एनालिसिस से ही आप अपने दिमाग को स्पष्ट और तेज बना सकते हैं। अजय और राधा के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई थियोरेटिकल किताब नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाला एक जमीनी अभ्यास है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्टेपल बात करते हैं हमारी सोच में सबसे बड़े दुश्मन कन्फर्मेशन बायस के बारे में। हाँ, वही चीज जो हमसे छुपकर हमारे दिमाग को गुमराह करती है। आसान भाषा में कहें तो हम हमेशा वही बातें ढूंढते हैं जो हमारी पुरानी सोच या विश्वास को सही साबित करें और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। यार, यह तो बिल्कुल वैसा है जैसे आप खुद की राय के लिए सिर्फ यस मैन ढूंढ रहे हों। स्टापल इसे कहते हैं, पीपल टेंड टू सी व्हाट दे वांट टू सी, नॉट व्हाट इज एक्चुअली देयर। मतलब, लोग अक्सर वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, असली चीज नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, मगर मैं तो ऐसा नहीं करता। यार, लगता सब करते हैं। उदाहरण के लिए अजय का केस लें। उसे लगा कि उसके प्रोजेक्ट में जो मुश्किलें आ रही हैं वो सिर्फ टीम की वजह से हैं। उसने सिर्फ उन डेटा और घटनाओं पर ध्यान दिया जो उसके डर को सही साबित करते थे, बाकी सब इग्नोर कर दिया। स्टेपल कहते हैं कि यही ट्रैप हमें लगातार गलत कंक्लूजन्स की तरफ ले जाता है। अच्छा, अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है एक्टिवली ऑपोजिट व्यू को कंसिडर करना। यानी हर बार जब आप कोई निष्कर्ष निकालें, सोचें, अगर मैं पूरी तरह उल्टा मान लूं तो क्या होगा? ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से आपका दिमाग फ्लेक्सिबल और ऑब्जेक्टिव बनता है। अजय ने इसे ऐसे किया। हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले उसने टीम से ओपन एंडेड सवाल पूछे और जानने की कोशिश की कि क्या उसके असम्पशंस गलत हो सकते हैं। शुरू में थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी अथॉरिटी खो देगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इससे डिसीजंस पहले से ज्यादा सही और संतुलित हो रहे हैं। स्टैपल और एम्फसाइज करते हैं कि हमारे दिमाग की यही आदत, कॉन्फर्मेशन बायस, हमें छोटे छोटे निर्णयों में भी प्रभावित करती है। मान लो कि आप कोई निवेश कर रहे हैं और आपने पहले ही सोचा कि यह शेयर बढ़ेगा, तब आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे और नेगेटिव सिग्नल्स इग्नोर कर देंगे। यही गलत निर्णय की जड़ है। और यार, यही बात रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है, काम, रिश्ते, पढ़ाई, हर जगह। एक और तरीका है राइट डाउन योर असम्पशंस। हाँ, लिखो। स्टापल कहते हैं कि जब आप अपने असम्पशंस को बाहर निकाल कर लिखते हैं तो आपके दिमाग को उन्हें चैलेंज करना आसान हो जाता है। जैसे अजय ने हर प्रोजेक्ट से पहले अपनी उम्मीदें और डर नोट किए, फिर उसने उन्हें सच या गलत के हिसाब से जांचा। इससे क्या हुआ? उसने बहुत सारे अननेसेसरी फियर्स और प्रीकंसेप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। और हाँ, लेखक जोर देते हैं कि अपने निर्णयों पर लगातार फीडबैक लेना बेहद जरूरी है। मतलब, सिर्फ सोचकर नहीं, बल्कि परिणाम देखकर सीखो। स्टापल लिखते हैं, फीडबैक इज द मिरर ऑफ क्लियर थिंकिंग। यानी फीडबैक ही साफ सोच का आईना है। यह फीडबैक किसी मेंटोर, कॉलीग या खुद के अनुभव से हो सकता है। यार, शुरू में थोड़ी नाराजगी या झटका लग सकता है जब आपको पता चले कि आपकी सोच गलत थी, लेकिन यही सीखने का असली मजा है। एक कहानी की तरह सोचो। राधा ने महसूस किया कि उसके मार्केटिंग कैंपेन्स में लगातार कुछ पैटर्न्स बार बार फेल हो रहे थे। पहले उसने सोचा कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, पर स्टापल की तकनीक अपनाने के बाद उसने अपने इनिशियल असम्पशंस और बायस को चैलेंज किया। नतीजा, उसने स्ट्रैटेजी बदल दी और अगली कैंपेन में सफलता मिली। और ये सिर्फ एक छोटा एक्सपेरिमेंट था, पर इससे उसकी सोच और डिसीजन मेकिंग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। कन्फर्मेशन बायस हमारी सोच को गुमराह करता है और इसे पहचानना और चैलेंज करना जरूरी है। अपने असम्पशंस लिखो, उल्टे सिनारियो सोचो, फीडबैक लो और छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और ऑब्जेक्टिव बनाओ।
यही स्टापल का संदेश है। साफ सोच का मतलब सिर्फ तथ्य देखना नहीं, बल्कि अपने दिमाग की आदतों को पहचानना, उन्हें चैलेंज करना और अनुभव से सीखना है। और यह बात समझ लो, शुरुआत में थोड़ा झटका लगेगा, थोड़ी उलझन भी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, हर निर्णय पहले से ज्यादा संतुलित और सही लगेगा। यह अभ्यास आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत, सतर्क और तर्क संगत बनाता है, और यही असली फायदा है। देखिए, अब स्टापल बात करते हैं अपनी सोच में इमोशंस यानी भावनाओं के रोल के बारे में। और सच कहूं तो यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, पर हकीकत यह है कि हमारा दिमाग भावनाओं से इतना प्रभावित होता है कि हम खुद को भी नहीं समझ पाते। स्टापल इसे कहते हैं, इमोशंस आर द लेंसेज थ्रू विच वी सी रियलिटी। मतलब, हमारी भावनाएं वो लेंस हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। और यार, कभी कभी ये लेंस इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि सच कुछ और दिखता है और हम कुछ और समझ बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें। सबसे पहला स्टेप है पहचानना। हाँ, बस पहचानो कि आपकी सोच पर कौन सी इमोशन असर डाल रही है। गुस्सा, डर, उम्मीद, खुशी, सब आपके फैसलों को सटली गाइड करते हैं। अजय के एग्जाम्पल लें। प्रोजेक्ट में गलती होने पर वह हमेशा खुद को दोषी मानता। उसका गुस्सा और डर उसे जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर कर देता। स्टापल बताते हैं कि सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। और यार, रिकॉग्निशन ही आधी लड़ाई है। एक बार पहचान लिया कि कौन सी इमोशन सोच को डिस्टॉर्ट कर रही है, तो दूसरा स्टेप है पॉज लेना, यानी तुरंत रिएक्शन मत दो। स्टापल इसे कहते हैं क्रिएट अ मेंटल पॉज बिटवीन इमोशन एंड डिसीजन। जैसे अजय ने गलती देखी तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 5 मिनट के लिए सब नोट किया, सांस लिया और फिर सोचकर निर्णय लिया। इससे उसके फैसले में क्लैरिटी आई और इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं हुआ। स्टेपल एक और महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। मतलब, अपनी स्थिति को एक ऑब्जर्वर की नज़र से देखो। यार, ये बहुत मज़ेदार है। जैसे राधा अपने मार्केटिंग कैंपेन की फेलियर से घबराई थी, उसने खुद को बाहर खड़ा करके सोचा, अगर मैं थर्ड पर्सन होता तो मैं क्या सलाह देता। इससे उसके दिमाग में नई इंसाइट्स आई और इमोशंस का असर कम हुआ। और हाँ, लेखक बताते हैं कि इमोशंस को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंट्यूशन यानी गट फीलिंग भी काम आता है, पर उसमें भी एविडेंस के आधार पर संतुलन जरूरी है। स्टापल कहते हैं, इंट्यूशन इज वैल्यूएबल बट वेरीफाइड विथ फैक्ट्स। यानी गट फीलिंग काम आती है, पर उसे हमेशा तथ्यों से क्रॉस चेक करना चाहिए। अब एक छोटा एक्सरसाइज, हर दिन अपनी किसी इमोशन ड्रिवन डिसीजन को नोट करो। फिर देखो कि क्या इमोशन ने तुम्हारी सोच डिस्टॉर्ट की, और अगर किया तो नेक्स्ट टाइम उसे कैसे कंट्रोल करोगे। जैसे अजय ने अपनी इमोशंस को ट्रैक करना शुरू किया, उसने देखा कि हर बार जब गुस्सा आता तो वह जल्दी जल्दी ब्लेम कर देता। नोट करने से उसे पता चला और धीरे धीरे उसने पॉज लेने और पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की आदत डाल ली। स्टापल यह भी एम्फसाइज करते हैं कि साफ सोच और इमोशनल इंटेलिजेंस साथ चलते हैं। सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करना और इमोशंस को इग्नोर करना भी गलत है, बल्कि इमोशंस को समझो, पहचानो और संतुलित तरीके से इंटीग्रेट करो। यही रियल थिंकिंग स्किल है। तो कुल मिलाकर इमोशंस हमारी सोच में लेंस की तरह काम करती हैं। वे डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं, डिसीजन डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। पहचानो, पॉज लो, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, इंट्यूशन को फैक्ट से वेरीफाई करो और लगातार प्रैक्टिस करो। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स ने साफ दिखाया कि जब इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओ तो हर निर्णय ज्यादा क्लियर, रैशनल और कॉन्फिडेंट बन जाता है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यह किताब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक प्रैक्टिकल तकनीक देती है। और जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाएंगे, आपका दिमाग धीरे धीरे इमोशनल ट्रैप्स और इम्पल्सिव रिएक्शन से मुक्त होकर बहुत तेज और संतुलित सोचने लगेगा। देखिए यार, अब स्टेपल बात करते हैं हमारी सोच में कम्प्लेक्सिटी यानी जटिलताओं को कैसे मैनेज करना चाहिए। यार, अक्सर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट या जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और दिमाग एकदम ओवरहीट हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं कभी इस पूरे मामले को समझ ही नहीं पाऊंगा। स्टापल इसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय इग्नोरिंग द कम्प्लेक्सिटी। यानी जटिल समस्याओं को नजरअंदाज करके नहीं हल किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे,
तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे अजय ने एक बार देखा कि उसके प्रोजेक्ट में डेडलाइंस, रिसोर्सेज और टीम कोऑर्डिनेशन सब गड़बड़ हो रहे हैं। उसने प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटा: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू। स्टेपल कहते हैं कि जब आप किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो दिमाग साफ और फोकस्ड रहता है। और हाँ, इस प्रोसेस में प्रायोरिटीज सेट करना बहुत जरूरी है। यार, हम अक्सर सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं और यही कंफ्यूजन पैदा करता है। स्टेपल कहते हैं, डिसाइड व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड टैकल दैट फर्स्ट। मतलब, सबसे जरूरी चीज को पहचानो और उसे पहले हैंडल करो। अजय ने देखा कि उसके लिए सबसे जरूरी था टास्क एलोकेशन और टाइमलाइन एडजस्टमेंट। बाकी छोटी छोटी चीजें उसने बाद में टैकल की। इससे उसका दिमाग हल्का हुआ और काम की एफिशिएंसी बढ़ी। स्टेपल एम्फसाइज करते हैं कि जटिल समस्याओं में असम्पशंस और गेसेस को अलग करना भी जरूरी है। मतलब, आप सोचते हैं कि कौन सा तरीका सही होगा, लेकिन वास्तविक डेटा अलग है। राधा के मार्केटिंग कैंपेन का एग्जाम्पल लें। शुरुआत में उसने अस्यूम किया कि ऑडियंस एंगेजमेंट लो है क्योंकि कंटेंट कमजोर है। पर जब उसने एनालिटिक्स देखा तो पता चला कि टाइमिंग और प्लेटफॉर्म सिलेक्शन कारण थे। यानी असम्पशंस को वेरीफाई करना और उन्हें फैक्ट से रिप्लेस करना साफ सोच का एक बड़ा हिस्सा है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास। हर कॉम्प्लेक्स डिसीजन को छोटे स्टेप्स में विभाजित करें। फिर हर स्टेप पर सवाल करें, क्या यह स्टेप मेरी थिंकिंग और गोल्स के अनुसार लॉजिकल है? क्या मैं असम्पशंस को फैक्ट से वैलिडेट कर सकता हूं? स्टेपल कहते हैं कि इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी बिल्ड करते हैं और दिमाग ओवरवेल्म नहीं होता। एक और टेक्निक है सिनारियो एनालिसिस, यानी अलग अलग संभावित आउटकम सोचो और उनके लिए प्लान्स बनाओ। अजय ने इसे अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग में इस्तेमाल किया। उसने सोचा, अगर टीम मेंबर लेट हुआ तो बैकअप प्लान क्या होगा? अगर क्लाइंट फीडबैक नेगेटिव आया तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा? इस तरह से उसने मेंटल रिहर्सल किया और प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम और रैशनल डिसीजन लिया। स्टेपल ये भी कहते हैं कि स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना मत भूलो। यार, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक एक स्टेप कंप्लीट करते हो तो उसे नोट करो और सेलिब्रेट करो। इससे दिमाग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पाता है और अगली बार बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो कुल मिलाकर हमने सीखा कि जटिल समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर टैकल करना चाहिए। प्रायोरिटीज सेट करो, असम्पशंस को वेरीफाई करो, सिनारियो प्लानिंग करो और स्मॉल विन्स को एक्नॉलेज करो। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स ने यह दिखाया कि इस तरीके से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस मैनेजेबल और दिमाग साफ रहता है। यार, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि स्टेपल सिर्फ यह नहीं बता रहे कि सोचो, बल्कि यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे सोचो, स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और लगातार रिफाइन करने वाले तरीके से। और जैसे जैसे आप इन टेक्निक्स को अपनाओगे, जटिल समस्याएं भी डरावनी नहीं लगेंगी, बल्कि मैनेजेबल और लॉजिकल लगने लगेंगी। देखिए यार, स्टेपल बात करते हैं इंट्यूइशन और लॉजिक के संतुलन की, यानी गट फीलिंग और तर्कसंगत सोच के बीच का खेल। और सच कहूं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि इंट्यूइशन सिर्फ इंस्टिंक्ट है, पर लेखक बताते हैं कि इंट्यूइशन भी अनुभव और पैटर्न रिकग्निशन का प्रोडक्ट होता है। स्टेपल लिखते हैं, इंट्यूइशन इज नथिंग मोर देन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी इंट्यूइशन सिर्फ पिछले अनुभवों से पैटर्न को पहचानने की प्रक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब मैं अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर दूं? बिल्कुल नहीं। यार, इंट्यूइशन वैल्यूएबल है, पर इसे फैक्ट्स और रीजनिंग से वैलिडेट करना जरूरी है। अजय के एग्जाम्पल लें। उसने महसूस किया कि क्लाइंट का रिएक्शन उसके प्रपोजल पर नेगेटिव होगा। उसका गट फीलिंग सही था, लेकिन उसने उसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया। उसने डेटा और फीडबैक एनालाइज किया और पता चला कि कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत थी। और यार, यही सही बैलेंस है। इंट्यूइशन को रिस्पेक्ट करो, पर रीजनिंग से क्रॉस चेक करो। स्टेपल जोर देते हैं कि गट फीलिंग अक्सर सटल पैटर्न्स और पास्ट लर्निंग्स को प्रोसेस करता है, लेकिन इमोशंस के ब्लर में भी फंस सकता है। यानी अगर आप गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो आपका इंट्यूइशन डिस्टॉर्टेड हो सकता है। राधा ने एक बार मार्केटिंग कैंपेन के लिए इंट्यूइशन पर ही ब्लाइंडली भरोसा कर लिया। नतीजा,
ऑडियंस एंगेजमेंट एक्सपेक्टेड से कम। लेकिन जब उसने डेटा और ऑडियंस बिहेवियर के पैटर्न्स देखा तो उसने एडजस्टमेंट किया और नेक्स्ट कैंपेन सक्सेसफुल रही। अब प्रैक्टिकल स्टेप, हर इंट्यूशन ड्रिवन डिसीजन को लिखो, अपने गट फीलिंग को नोट करो और फिर फैक्ट्स, डेटा और पास्ट एक्सपीरियंसेस से वेरीफाई करो। स्टपल कहते हैं कि यह हैबिट आपको इंट्यूशन और लॉजिक के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। जैसे अजय ने यह करना शुरू किया, उसने देखा कि उसके गट फीलिंग्स अधिक रिलायबल हो गए और इम्पल्सिव मिस्टेक्स कम हुई। स्टेपल यह भी बताते हैं कि इंट्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से नहीं आती, बल्कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी आती है। यानी दूसरों के अनुभव और पैटर्न्स को देखकर भी आपका दिमाग धीरे धीरे सटल क्यूज पहचानने लगता है। इसलिए हमेशा अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो और समय समय पर उन्हें एनालाइज करो। एक और बात, इंट्यूशन को ट्रेन किया जा सकता है। स्टैपल सजेस्ट करते हैं कि रोजाना छोटे एक्सपेरिमेंट्स और डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस से आपका सबकॉन्शियस पैटर्न रिकग्निशन बेहतर होता है। अजय ने अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग में यह टेक्निक अपनाई। हर छोटे डिसीजन के बाद रिफ्लेक्शन किया कि क्या इंट्यूशन ने सही संकेत दिया और क्यों। इससे उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस साफ, तेज और कॉन्फिडेंट बन गया। तो कुल मिलाकर हमने सीखा कि इंट्यूशन और लॉजिक दोनों जरूरी हैं। गट फीलिंग वैल्यूएबल है, पर इमोशन से सेपरेट करके फैक्ट्स और पास्ट पैटर्न्स के साथ क्रॉस चेक करना जरूरी है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से इंट्यूशन रिफाइन होती है और आपकी थिंकिंग और स्ट्रांग बनती है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि स्टैपल सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे, यह प्रैक्टिकल रोड मैप है कि कैसे हम अपने गट फीलिंग और रीजनिंग का सही बैलेंस बनाकर हर डिसीजन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाएंगे, आपकी सोच तेज, एक्यूरेट और इमोशनली बैलेंस्ड बन जाएगी। देखिए, अब आगे स्टेपल बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अपनी क्षमता को अधिक आंकने की आदत के बारे में। और यार, ये चीज इतनी सटल है कि हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हम सोचते हैं, मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन सच में ओवर कॉन्फिडेंस हमारी सोच को डिस्टॉर्ट करता है और हम छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी इग्नोर करने लगते हैं। स्टेपल कहते हैं, कॉन्फिडेंस विदाउट एविडेंस इज द फास्टेस्ट राउट टू एरर, यानी बिना सबूत के भरोसा सबसे तेज रास्ता है गलती करने का। अब आप सोच रहे होंगे, तो कॉन्फिडेंस खराब है? बिल्कुल नहीं यार, सही कॉन्फिडेंस जरूरी है, पर वह हमेशा फैक्ट्स और एविडेंस से सपोर्टेड होना चाहिए। अजय का एग्जाम्पल लें। उसे लगा कि उसकी प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, लेकिन जब उसने सभी डेटा पॉइंट्स और टीम फीडबैक चेक किया तो उसे पता चला कि कुछ माइनर फ्लॉज हैं। अगर उसने ब्लाइंडली अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा किया होता तो प्रोजेक्ट फेलियर के करीब होता। स्टेपल बताते हैं कि साफ सोच के लिए हर कॉन्फिडेंस को वेरीफाई करना जरूरी है। स्टेपल एक और पॉइंट करते हैं, हम अक्सर अपने पिछले सक्सेसेस को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब, पिछली बार सब सही हुआ तो अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन यार, कॉन्टेक्स्ट हमेशा बदलता है। राधा के मार्केटिंग कैंपेन्स के केस में उसने सोचा कि पिछली स्ट्रैटेजी फिर से काम करेगी, लेकिन ऑडियंस बिहेवियर बदल गया था। अगर उसने डेटा एनालाइज नहीं किया होता तो फिर से फेल हो जाता। स्टैपल इसे कहते हैं, पास्ट सक्सेस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर क्लैरिटी, यानी पुरानी सफलता भविष्य की सोच का भरोसा नहीं बन सकती। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर डिसीजन या प्लान से पहले खुद से पूछो, क्या मेरा कॉन्फिडेंस एविडेंस पर आधारित है या सिर्फ मेरा असम्पशन और पास्ट एक्सपीरियंस है? इसे लिखो और रिव्यू करो। अजय ने यह करना शुरू किया और पाया कि उसके कई डिसीजंस जो पहले ऑटोमेटिक और ओवर कॉन्फिडेंट थे, अब थॉटफुल और एविडेंस बेस्ड बन गए। स्टैपल बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप अक्सर सटल होता है। मतलब, हमें लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, पर सबकॉन्शियस में हम अपनी सोच को जस्टिफाई करते रहते हैं। इसका एंटीडोट क्या है? कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग और फीडबैक। हर डिसीजन के बाद देखो, क्या यह सही था या मैंने खुद को ओवर कॉन्फिडेंट मान लिया? और अगर गलती हुई, उसे एक्सेप्ट करो। यार, यही लर्निंग कर्व है। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने से ही साफ सोच आती है। एक और टेक्निक है प्री मॉर्टम एनालिसिस। स्टैपल कहते हैं कि किसी प्रोजेक्ट या डिसीजन के पहले सोचो कि अगर ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लो। अजय ने अपने टीम प्रोजेक्ट में यह किया।
उसने पॉसिबल फेलियर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए और करेक्टिव एक्शंस पहले से इम्प्लीमेंट किए। नतीजा, प्रोजेक्ट स्मूथ चला। यार, यही ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका है। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस चाहिए पर एविडेंस बेस्ड। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप को पहचानो। पास्ट सक्सेस पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। हर असम्पशन चैलेंज करो, फीडबैक लो और प्री मॉर्टम एनालिसिस करो। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करते हैं तो हमारे डिसीजंस ज़्यादा एक्यूरेट, रैशनल और रिजिलियंट बनते हैं। ये समझ लो, स्टेपल की यह सीख केवल थ्योरी नहीं है। यह रोज़मर्रा के डिसीजंस, काम, रिश्ते, निवेश हर जगह लागू होती है। और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिक ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप्स पहचानने लगेगा और हर कदम पर क्लियर और रैशनल सोच पैदा होगी। देखिए, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्टेपल बात करते हैं मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता की मेंटेनेंस के बारे में। और सच कहूं तो यह शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार साफ सोचना सीख लिया, बस हो गया। लेकिन यार, साफ सोच एक बार की चीज़ नहीं है, यह लगातार प्रैक्टिस और मेंटेनेंस मांगती है। स्टेपल कहते हैं, क्लैरिटी इज लाइक अ मसल, इफ यू डोंट ट्रेन इट, इट वीकन्स। मतलब, मानसिक स्पष्टता एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे, यह कमजोर हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल। स्टेपल सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने सोचने की आदत को चेक करने में लगाओ। जैसे अजय ने अपने प्रोजेक्ट डेडलाइंस और टीम कोऑर्डिनेशन को ट्रैक करने की हैबिट डेवलप की। उसने हर दिन अपने डिसीजंस, असम्पशंस और पैटर्न्स को रिव्यू किया। शुरू में थोड़ा टीडियस लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसके दिमाग की क्लैरिटी बढ़ाने वाला रिचुअल बन गया। स्टेपल एम्फसाइज करते हैं कि क्लटर्ड माइंड सबसे बड़ी एनिमी है। यानी जितनी ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इरेलेवेंट थॉट्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दिमाग में होंगे, उतनी क्लैरिटी कम होगी। और यार, ये हम में से अधिकांश के साथ होता है। राधा ने देखा कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि उसके दिमाग में कई अनरिलेटेड आइडियाज और पास्ट फेलियर्स लगातार घूम रहे थे। स्टेपल कहते हैं कि इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। जर्नलिंग, नोट्स और माइंड मैपिंग इसके लिए इफेक्टिव टूल्स हैं। एक और टेक्निक है डिसीजन रिफ्लेक्शन। स्टेपल कहते हैं कि हर बड़े या छोटे डिसीजन के बाद कुछ मिनट बैठकर सोचो, क्या डिसीजन रैशनल था? क्या इमोशंस ने इंटरफियर किया? क्या असम्पशन सही थे? अजय ने यह करना शुरू किया और पाया कि उसकी डिसीजन मेकिंग लगातार इंप्रूव हो रही थी। स्मॉल मिस्टेक्स भी जल्दी पकड़ में आ रही थीं और नेक्स्ट टाइम सुधार आसान हो गया। और हाँ, स्टेपल बताते हैं कि मेंटल क्लैरिटी के लिए प्रायोरिटाइजेशन भी ज़रूरी है। मतलब, हर दिन, हर प्रोजेक्ट, हर टास्क की इंपॉर्टेंस समझो और फोकस उसी पर रखो। मल्टीटास्किंग की आदत से दिमाग डिल्यूट होता है। अजय ने अपने वर्क टास्क्स को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से रैंक किया। इससे उसने महसूस किया कि कई चीज़ें इतनी क्रिटिकल नहीं थीं जितना उसने सोचा था, और समय बचा। स्टेपल एक और बहुत प्रैक्टिकल टिप देते हैं, रेगुलर ब्रेक्स और मेंटल रीसेट। यार, लगातार सोचते रहने से दिमाग थक जाता है और क्लैरिटी खो जाती है। छोटे पॉजेज, वॉक्स या ध्यान जैसी एक्टिविटीज दिमाग को रिफ्रेश करती हैं। राधा ने इसका अनुभव किया। जब उसने हेक्टिक कैंपेन डेज में 5 मिनट के ब्रेक्स लिए तो उसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस और भी शार्प आए। तो कुल मिलाकर हमने सीखा कि मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन करना लगातार प्रैक्टिस और माइंडफुल हैबिट्स मांगता है। क्लटर हटाओ, डिसीजंस रिफ्लेक्ट करो, प्रायोरिटीज सेट करो और समय समय पर दिमाग को रिसेट करो। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स ने दिखाया कि यह रूटीन बनाना मुश्किल नहीं, बस लगातार कमिटमेंट चाहिए। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि स्टेपल सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे। ये प्रैक्टिकल रोड मैप है कि कैसे हर दिन अपने दिमाग को क्लीन, फोकस्ड और रैशनल बनाए रखा जाए। और जैसे जैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, हर निर्णय आसान, एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट लगेगा। और यही साफ सोच का असली फायदा है। अब स्टेपल बताते हैं डिसीजन फैटीग यानी लगातार फैसले लेने से होने वाली थकान के बारे में। और यार, ये सच में ट्रिकी है। हम सोचते हैं कि मैं सोच सकता हूं, मैं रैशनल हूं, पर जब दिन भर छोटे बड़े फैसलों की बांट आ जाती है तो दिमाग थक जाता है और हम शॉर्टकट्स यानी इंपल्सिव चॉइसेस लेने लगते हैं। स्टेपल लिखते हैं, डिसीजन फैटीग मेक्स स्मार्ट पीपल एक्ट डम,
मतलब लगातार थकते हुए दिमाग के कारण स्मार्ट इंसान भी मूर्खतापूर्ण फैसले लेने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है डिसीजन सिंप्लीफिकेशन, यानी रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट या मिनिमाइज करना। अजय ने देखा कि उसने रोजमर्रा की चीजों, लंच क्या खाना, कौन सा कपड़ा पहनना, पर ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा था। स्टापल सजेस्ट करते हैं कि इन छोटे डिसीजंस के लिए रूटीन बनाओ, जैसे फिक्स्ड लंच स्केड्यूल, प्री डिफाइंड आउटफिट चॉइस। इससे दिमाग बड़े, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए फ्री रहता है। स्टापल जोर देते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन इस फटीग को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। मतलब पहले सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल डिसीजन लो, बाकी बाद में। अजय ने अपनी वर्क टास्क्स को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से रैंक किया। सुबह सबसे क्रिटिकल डिसीजन हैंडल किया और छोटी डिसीजंस बाद में। इससे दिमाग अलर्ट और फोकस्ड रहता है। एक और टेक्निक, प्री डिसीजन रिफ्लेक्शन। स्टेपल कहते हैं कि बड़े डिसीजन लेने से पहले कुछ मिनट बैठकर अपने ऑप्शंस, असम्पशंस और पोटेंशियल आउटकम्स को लिखो। यह प्रैक्टिस सिर्फ क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि इंपल्सिव मिस्टेक्स को भी रोकती है। अजय ने अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग में यह अडॉप्ट किया। उसने देखा कि पहले वह बिना सोचे समझे डिसीजंस लेता था, अब वह रैशनल और एविडेंस बेस्ड चॉइसेस करने लगा। स्टापल यह भी एम्फसाइज करते हैं कि डिसीजन फटीग के दौरान इंट्यूइशन भी मिसलीडिंग हो सकती है। यानी जब आप थके हुए हों तो गट फीलिंग आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। राधा ने कैंपेन डेडलाइन के दिन इंपल्सिवली स्ट्रैटेजी चेंज की और परिणाम डिसअपॉइंटिंग था। अब वह स्टापल की टेक्निक पॉज, रिफ्लेक्ट और डेटा चेक फॉलो करती है। इससे उसके इंट्यूइशन को बैलेंस मिलता है। और हाँ, छोटे ब्रेक्स और मेंटल रिसेट इस प्रोसेस में क्रिटिकल हैं। स्टेपल कहते हैं कि लगातार डिसीजंस लेने से दिमाग ओवरहीट हो जाता है। शॉर्ट वॉक्स, स्ट्रेचिंग या ध्यान जैसी एक्टिविटीज दिमाग को रिफ्रेश करती हैं। अजय ने इसे अडॉप्ट किया और पाया कि बाद में हर डिसीजन काम, फोकस्ड और रैशनल बनता है। तो कुल मिलाकर डिसीजन फटीग हमारी सोच को डिस्टॉर्ट करता है। इसे अवॉइड करने के लिए स्मॉल डिसीजंस को सिंप्लीफाई करो, प्रायोरिटीज सेट करो, प्री डिसीजन रिफ्लेक्शन करो और समय समय पर ब्रेक्स लेकर मेंटल रीसेट करो। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इससे सोच साफ, अलर्ट और बैलेंस्ड रहती है। अब मेंटल बायसेस यानी हमारे दिमाग में छुपी सोच की गलतियों के बारे में। और सच कहूं तो यह हिस्सा बड़ा आई ओपनिंग है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, पर हमारा दिमाग सटल वेज में हमें गुमराह करता रहता है। स्टापल इसे कहते हैं, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। मतलब हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हम हैं, अपने अनुभव, डर, उम्मीद और आदतों के फिल्टर से। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब मैं अपने बायसेस को नहीं देख सकता? हाँ, सही पकड़े। यार, सबकॉन्शियस बायसेस हमारे सोचने के तरीके को साइलेंटली अफेक्ट करते हैं। अजय के एग्जाम्पल लें। उसने देखा कि टीम में नए आइडियाज को हमेशा तुरंत रिजेक्ट कर देता था, सिर्फ इसलिए कि वह पिछले फेलियर्स के डर में था। स्टापल कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। पहचानो कि कौन सा बायस काम कर रहा है। स्टापल बहुत एम्फसाइज करते हैं कि बायसेस को चैलेंज करना जरूरी है। यानी हर डिसीजन, ऑब्जर्वेशन और असम्पशन पर खुद से सवाल करो, क्या यह सच में ऑब्जेक्टिव है या मेरे बायसेस इसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? राधा ने अपने मार्केटिंग कैंपेन में यह अडॉप्ट किया। उसने कॉन्शियसली अपनी इंस्टिंक्टिव असम्पशंस को चैलेंज किया और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स भी कंसिडर किए। नतीजा, उसकी स्ट्रैटेजी पहले से ज्यादा इफेक्टिव और ऑडियंस अलाइंड बन गई। एक और टेक्निक, पर्सपेक्टिव स्विचिंग। स्टापल सजेस्ट करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को अलग अलग एंगल्स से देखो। जैसे अजय ने टीम फीडबैक लेते समय खुद को ऑब्जर्वर की नजर से रखा। उसने सोचा, अगर मैं बाहरी व्यक्ति होता तो क्या यही फैसला लेता? इससे उसके बायसेस कम हुए और डिसीजन मेकिंग ज्यादा रैशनल हुई। स्टापल यह भी बताते हैं कि ग्रुप बायसेस यानी सोशल कंफॉर्मिटी भी बड़ी ट्रैप है। यानी अगर सभी लोग कुछ मान रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि यह सही है, चाहे डेटा कुछ और कह रहा हो। अजय ने अपने ऑफिस में यह अनुभव किया। टीम के कई लोग एक प्लान के लिए इंथुजियास्टिक थे, लेकिन फैक्ट्स क्लियर कर रहे थे कि यह रिस्की था। उसने कॉन्शियसली ग्रुप प्रेशर को इग्नोर किया, डेटा वेरीफाई किया और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। अब
प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली रिफ्लेक्शन। अपने किसी डिसीजन या ऑब्जर्वेशन को लिखो और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बायस इसमें काम कर रहा था। फिर सोचो कि अगली बार इसे कैसे चैलेंज करोगे। स्टेपल कहते हैं कि जितना ज्यादा हम बायसेस को बाहर लाते हैं और चैलेंज करते हैं, उतनी तेजी से हमारी थिंकिंग साफ और रैशनल होती है। बायसेस हमारे दिमाग में साइलेंट डिस्टॉर्शंस हैं। अवेयरनेस, चैलेंज, पर्सपेक्टिव स्विचिंग और कॉन्शियस रिफ्लेक्शन से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अजय और राधा के एग्जाम्पल से यह दिखा कि जब हम बायसेस को पहचानते और मैनेज करते हैं तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव और इफेक्टिव बनती है। यार, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि स्टेपल की यह किताब सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। ये रोड मैप है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस ट्रैप्स को समझकर हर डिसीजन और ऑब्जर्वेशन में क्लैरिटी, रैशनैलिटी और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, आपका दिमाग धीरे धीरे बायसेस को पहचानकर उन्हें न्यूट्रलाइज करने लगेगा और सोच पहले से कहीं ज्यादा शार्प और संतुलित हो जाएगी। अब स्टेपल बात करते हैं क्लैरिटी के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग यानी लगातार सीखने की आदत के बारे में। और सच कहूं तो यह हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार साफ सोच सीख ली, बस हो गया। लेकिन यार, स्टेपल बताते हैं कि क्लियर थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। हमेशा कुछ नया सीखते रहो, अपने असम्पशंस चैलेंज करते रहो और फीडबैक से इवॉल्व होते रहो। स्टेपल कहते हैं क्लियर थिंकर्स नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी जो लोग साफ सोचते हैं वे कभी सीखना बंद नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब रोज कुछ नया पढ़ना या सीखना जरूरी है? हाँ, लेकिन सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। अजय का एग्जाम्पल लें। उसने अपनी प्रोजेक्ट डिसीजंस के बाद हर अनुभव से सीखने की हैबिट डेवलप की। उसने देखा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, कौन सी फेल होती हैं और क्यों। स्टेपल एम्फसाइज करते हैं कि लर्निंग सिर्फ सक्सेस से नहीं, फेलियर से भी आती है। स्टेपल जोर देते हैं कि लर्निंग के दौरान सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। मतलब हर नई जानकारी या ऑब्जर्वेशन पर सवाल करो, क्या यह सच में वैसा है जैसा लगता है? क्या मेरा परसेप्शन इसे डिस्टॉर्ट कर रहा है? राधा ने मार्केटिंग कैंपेन के दौरान यह टेक्निक अपनाई। उसने ऑडियंस फीडबैक एनालाइज किया और खुद से सवाल किया कि क्या उसका परसेप्शन रियल डेटा से अलाइंड है। इससे उसे नई इंसाइट्स मिली और नेक्स्ट कैंपेन बेहतर हुई। एक और तरीका, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। स्टेपल सजेस्ट करते हैं कि अपने डिसीजंस, ऑब्जर्वेशंस और आउटकम्स को लिखो। यह हैबिट सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानने में मदद करती है। अजय ने ऐसा किया और पाया कि उसके कई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बायसेस और इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड थे। जब उसने इन्हें नोट किया तो अगले डिसीजन ज्यादा रैशनल और ऑब्जेक्टिव बने। क्लियर थिंकिंग एक कंटिन्यूअस जर्नी है। कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग और प्रैक्टिकल फीडबैक से हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को लगातार रिफाइन कर सकते हैं। अजय और राधा के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम सीखते और रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी सोच शार्प, फ्लेक्सिबल और एविडेंस बेस्ड बनती है। देखिए, अब स्टेपल बात करते हैं क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग को सस्टेन करने के लिए मेंटल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में। और यार, ये सच में क्रिटिकल है, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ अपने दिमाग की कोशिशों पर भरोसा करते हैं, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्टेपल लिखते हैं, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर थिंकिंग एज मच एज योर माइंड डज। मतलब आपका माहौल उतना ही असर डालता है जितना आपका दिमाग खुद। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब मैं अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दूं? हाँ, बिल्कुल। अजय का एग्जाम्पल लें। उसने देखा कि उसके ऑफिस में नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस और कांस्टेंट इंटरप्शंस उसके डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे। स्टेपल सजेस्ट करते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट को मैनेज करो, डेस्क ऑर्गेनाइज्ड रखो, नोटिफिकेशंस कंट्रोल करो और फोकस फ्रेंडली स्पेस बनाओ। इससे दिमाग जल्दी ओवरवेल्म नहीं होता और क्लैरिटी बनी रहती है। स्टेपल जोर देते हैं कि सही इंफॉर्मेशन और फीडबैक का एनवायरनमेंट भी क्रिटिकल है। मतलब गलत या बायस्ड इनपुट से दिमाग कंफ्यूज हो सकता है। राधा ने मार्केटिंग डिसीजंस के लिए वेरीफाइड एनालिटिक्स और ऑडियंस इनसाइट्स पर फोकस किया, बजाय सिर्फ हियरसे या रूमर्स के। स्टेपल कहते हैं कि जब आप रिलायबल और स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हो तो डिसीजंस ज्यादा रैशनल और एविडेंस बेस्ड बनते हैं। एक और टेक्निक, सोशल एनवायरनमेंट।
स्टापल बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप सिर्फ अग्रीमेंट और इको चेंबर में रहते हो तो आपकी थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो सकती है। अजय ने कॉन्शियसली अपने नेटवर्क में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स वाले लोग इंक्लूड किए। इससे उसे अलग एंगल्स और क्रिटिकल इंसाइट्स मिले और उसका रीजनिंग ज्यादा रोबस्ट बना। स्टापल यह भी एम्फसाइज करते हैं कि मेंटल एनवायरनमेंट सिर्फ एक्सटर्नल चीजों तक सीमित नहीं है। अपने इंटरनल एनवायरनमेंट यानी माइंडसेट और इमोशनल स्टेट को भी मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर ब्रेक्स, रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस दिमाग को काम और फोकस्ड रखते हैं। अजय और राधा ने इसे अडॉप्ट किया और पाया कि उनके डिसीजंस पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, शार्प और रैशनल हुए। तो कुल मिलाकर सीखा कि मेंटल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साफ सोच और रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल भूमिका निभाता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस, रिलायबल इंफॉर्मेशन, डाइवर्स सोशल सर्कल और इमोशनली बैलेंस्ड माइंडसेट से क्लैरिटी सस्टेन होती है। अब हम इस किताब के अंतिम भाग तक पहुंचे हैं। स्टापल का कोर मैसेज साफ तौर पर सामने आता है। साफ सोचना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। यार, आप सोच रहे होंगे कि सारी टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, रिफ्लेक्शन, फीडबैक, बायसेस और इमोशनल कंट्रोल, इतना सब करना पड़ेगा? हाँ, और यही मजा है। स्टापल बताते हैं कि रोजाना छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी प्रैक्टिसेस और कॉन्शियस अवेयरनेस ही आपके दिमाग को तेज, रैशनल और अडेप्टेबल बनाते हैं। देखिए, जैसे अजय और राधा ने अपने प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स में स्टेप बाय स्टेप बदलाव किए, वैसे ही आप भी अपनी डेली लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, कभी लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन याद रखो, स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती हैं। स्टापल लिखते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब, आपकी सोच की क्लैरिटी और रैशनैलिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। एक प्रैक्टिकल टिप, डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग को रूटीन बनाओ। हर इवनिंग बैठो और सोचो कि आज कौन से डिसीजंस रैशनल थे, कौन से इमोशंस ने इंटरफियर किया और अगले दिन इंप्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हो। अजय और राधा के एक्सपीरियंस से यह साफ हुआ कि यह हैबिट छोटे, लगातार इंप्रूवमेंट्स लाती है और सोच को स्ट्रांग बनाती है। और यार, सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ थियोरेटिकल स्किल नहीं, बल्कि रोजमर्रा के लाइफ चॉइसेस में इंप्लीमेंट करने लायक प्रैक्टिकल स्किल है। अपने बायसेस को पहचानो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, इमोशंस को मैनेज करो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, इंट्यूशन को वैलिडेट करो और कंटिन्यूअस लर्निंग और फीडबैक लूप में रहो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जर्नी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और इंसाइटफुल किताबों की समरीज, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबाना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। याद रखो यार, साफ सोचने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर कदम आपको स्मार्टर, शार्पर और कॉन्फिडेंट बनाता है। स्टापल की यह किताब सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि एक्शन, प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन के जरिए आपके दिमाग को ट्रांसफॉर्म करने का रोड मैप देती है। तो चलो, अब इसे अपनाओ, इम्प्लीमेंट करो और हर दिन अपनी सोच को बेहतर बनाओ। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में चलो इस जर्नी में, ताकि हम हर बार स्मार्टर डिसीजंस ले सकें, क्लियर सोच के साथ जिंदगी को और इम्पैक्टफुल बना सकें।